आज हम एक्सरसाइज 9.2 नाइन्थ क्लास जो कि साइंस का ग्रुप है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 9.2 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लास 9 का मैथ जो साइंस ग्रुप की बुक है उसका हल। अब इसमें हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें वो कहता है शो दैट द पॉइंट्स एम एन पी एंड क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब वो कह रहे हैं कि 4 पॉइंट हैं, एक एम है, एन है, पी है और क्यू है, वो मिलकर पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ साइड पे मैंने एक बना दिया है, देखो ना, एम एन पी क्यू, एम एन पी क्यू, ये जो है मैंने बना दिया। अब अगर वो ये बात कर रहा है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होती है, पहली कंडीशन, बाद में वो दूसरी भी बताऊंगा कि क्या मसला है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल का ये मतलब है कि जो मेरा पी क्यू है उसका जो आंसर है वो एन पी या एम एन के इक्वल, एन एम और पी क्यू इक्वल होने चाहिए। जो हमारे पास अपोजिट साइड है या पैरेलल साइड आप उसे कह सकते हैं, वो क्या है, पैरेलल साइड पी क्यू और एन एम है, ये हमारे पास क्या इक्वल है, होनी चाहिए। दूसरी ये है कि दूसरी साइड पैरेलल ये दो साइड है, यानी एन और पी और एम और क्यू। एन पी का जो आंसर है आए वही आंसर एम क्यू का आना चाहिए, पैरेलल साइड है, इक्वल होनी चाहिए। पी क्यू और एन एम, इन दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। तो एक तो ये होती है इसकी कंडीशन पहली। फिर एक उसके बाद लगाते हैं, उसमें क्या होता है, डायगोनल्स का हम जिक्र करते हैं कि जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है, बेसिकली जो रेक्टेंगल है उसकी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये फर्क होता है कि इन दोनों के जो लेंथ ऑफ डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल। लेंथ ऑफ डायगोनल का ये मतलब है कि पैरेललोग्राम हल्की सी यूं हुई होती है, यूं, ये देखो ना, ये थोड़ी सी यूं हुई है, बजाय इसके कि यूं सीधी यूं बनने के थोड़ा सा यूं एज में बनी हुई है। यूं अगर एज में बनी हुई तो अगर आप देखो तो इसका मतलब है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये फर्क होता है, और दूसरा ये होता है कि इनका एंगल का भी फर्क होता है। जो रेक्टेंगल होती है ना उसका यहाँ चारों जगह 90 का एंगल बनता है, जबकि इसका 90 का एंगल नहीं बनता। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये साथ साथ में बताता रहूँगा जब हम क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि अपोजिट जो पैरेलल साइड है उनको इक्वल करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो P और Q है उसको ले लेते हैं। देखो P मेरे पास क्या है, P मैं यहाँ लिख लेता हूँ, P मेरे पास वेयर इज P वो है 1 - 3 है, और देन Q मेरे पास क्या है 5 और -2 है। इनके ऊपर ना मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा x1 y1 लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। x1 जरूरी नहीं है कि आप ये चीज़ लिखो, x1 y1 x2 y2, ये सिर्फ ये होता है कि स्टूडेंट की आसानी के लिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए हम ये लिखते होते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं आपका इतना क्वेश्चन पे इतनी ग्रिप हो जाती है कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसमें हमें ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है। तो अब मेरे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, x2 माइनस, ये डिस्टेंस का फार्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला लगाया है, ये मेरे पास फार्मूला है जो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। तो अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे x2 है, ऊपर देखो x2 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x2। तो x2 की जगह यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाली और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इसी तरह मैंने लिख दिया, इक्वल का साइन इसी तरह आ गया। और फाइंड क्योंकि हम पी क्यू कर रहे हैं तो यहाँ इस साइड पे मैं पी क्यू लिख दूंगा। x2 मेरे पास क्या, x2 है, x2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 5, फिर आगे क्या साइन है माइनस का, मैंने माइनस का साइन एज इट इज लिख दिया। x1 है, x1 की वैल्यू क्या है 1 है, देखो मैंने 1 लिख दिया, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ऊपर देखो मैंने स्क्वायर डाल दिया। आगे ये वाला प्लस का साइन मैंने ऐसे ही नीचे उतार लिया। अब आगे चलते हैं, आगे मेरे पास क्या है y2 मेरे पास क्या है -2, ब्रैकेट देखो मैंने -2 लिख दिया। आगे मेरे पास क्या साइन है माइनस का। y1 मेरे पास क्या है 3 है, माइनस का 3 है, y1 मेरे पास क्या है -3। तो y एक साइन जो y1 के साथ माइनस है और एक ये वाला माइनस, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। अब ये चीज गौर से समझिए कि अगर आपके पास x1 की वैल्यू जो गिवन में है वो माइनस हो तो वो यहाँ पे साइन चेंज करेगा। अब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता -2, ये वाला माइनस और इस वाला माइनस में 2 दफा लिख लेता, ऐसे तो मैं नहीं लिख सकता ना।
तो यूं तो मैं नहीं लिख सकता, क्या है जी, -2 माइनस ये वाला और एक -3, यूं तो मैं नहीं लिख सकता। ये देखो ना, एक ये वाला जो -2 है ये इस तरह आ गया, ये जो माइनस है ये वाला, ये देखो ये वाला माइनस यहाँ पे मैंने लिख दिया जो फार्मूले का माइनस है, और ये वाला -3 देखो ये y1 है। अब दो माइनस एक साथ तो मैं नहीं लिख सकता, अगर मुझे लिखना चाहूँ तो फिर मुझे एक एडिशनल ब्रैकेट लगानी पड़ेगी यूं। जब यूं लगाना पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, -2 ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +3 यूं हो जाता होता है। तो इस तरह ये डायरेक्ट मैंने यहाँ यूं लिखा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद साइन क्या हो गए हैं, प्लस हो। चल अब मेरे पास 5 में से 1 गया, मेरे पास 4 बच गया, 4 का देखो स्केयर आ गया, ये वाला प्लस का साइन एज इट इज आ गया। 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया तो 1 का देखो मेरे पास स्केयर आ गया, इसके ऊपर ये जो स्केयर रूट है एज इट इज। 4 4 ज़ार 16 प्लस 1 का स्केयर 1। 4 के स्केयर का मतलब यह है कि 4 दो दफ़ा है, तो 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो 16 होता है। 1 का स्केयर का मतलब है 1 2 टाइम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। तो मेरे पास जो पी क्यू आ गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पी क्यू दैट इज इक्वल टू √17 आ गया। अब इसको ना मैं दूसरे मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आगे चल के मुझे चीज़ें क्वेश्चन में आप लोगों को समझाने में आसान हो। इससे मैं बेशक चाहूँ तो इक्वेशन 1 भी कह देता हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ पी क्यू मैंने फाइंड कर दिया। अब मैं फाइंड करूँगा एम एन या एन एम। तो एम एन में सर ऑर्डर को फॉलो कर लेता हूँ, एम का लिखूंगा, एम की वैल्यू मेरे पास क्या है, एम की वैल्यू मेरे पास -1 और 4 है, -1 और 4 है। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वेर एन -5 और क्या है 3 है। ये आगे मेरे पास एम और एन मैंने लिख लिया। अब मैं आपकी आसानी के लिए जैसे मैंने ऊपर लिखा था अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, x1 है, y1, x2, y2। आप अपनी आसानी के लिए ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखो मैं चलता हूँ फार्मूले की तरफ, मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला मेरे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर मैंने इसके क्या डाल दिया, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, x2 यहाँ है और इधर x2 की वैल्यू क्या है, -5, तो मैं ब्रैकेट ये स्क्वायर रूट इसी तरह डालूंगा और x2 की जगह x2 की वैल्यू जो कि मेरे पास 5 है 5 लिख दिया। मेरे पास आगे क्या है, फार्मूले में फार्मूले का माइनस ये वाला आगे क्या है मेरे पास, x1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, इसकी वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, इससे पहले भी एक साइन माइनस का है, तो ये वाला माइनस जब इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +1 आ गया और ऊपर होल स्क्वायर इसी तरह आ गया, प्लस y2 मेरे पास क्या है, 3 है, ये मेरे पास फार्मूले का माइनस है, y1 क्या है, 4 है, मैंने इसी तरह लिख दिया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता दूँ कि ये जो माइनस का साइन था यहाँ के प्लस हुआ, ये जो माइनस का साइन था वो माइनस ही रहा, नहीं चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ क्यों नहीं चेंज हुआ, उसकी भी वजह है। इनकी वजह क्या है कि x1 की जो वैल्यू थी उसके पास ऑलरेडी एक माइनस का साइन था, तो वो वाला साइन और इसका जो फार्मूले के दरमियान में साइन था वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज हुए। जबकि यहाँ y जो माइनस का साइन था और y1 के साथ साइन कुछ भी नहीं था, मतलब प्लस का था, तो वो जो साइन कोई भी नहीं होता वो साइन चेंज नहीं करता, इसलिए क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन था इसने साइन चेंज नहीं किया, एज इट इज आ। 5 में से 1 गया तो मेरे पास पीछे क्या बचे, 4। देखो 4 का स्क्वायर, 4 में से 3 गए तो -1 का स्क्वायर। अब मैंने -1 के साथ माइनस का साइन क्यों डाला, 1 के साथ माइनस, अच्छा मैं फाइंड ये क्या कर रहा हूँ, वेयर इज m और n, तो मैं यहाँ साथ साथ m और n लाजमी लिखना है आपने, ठीक है। सीधी स्ट्रेट लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन यूं लगानी है, m और n लगा दे, ठीक है। अब मेरे पास -1 के साथ माइनस इसलिए लगा क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 बड़ा है 3 से, इसलिए 7 साइन माइनस का लगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 क्या होता है, 16। तो देखो मेरे पास m n जो है इक्वल आ गया, 4 4 16, 1 4 का स्क्वायर लिया, 4 4 16, 1 का स्क्वायर लिया, 1 1 1, तो मेरे पास क्या आ गया, m और n जो आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, 7√17 आ गया। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ज़रा दूसरे मार्कर से, ताकि एंड पे आप क्वेश्चन को देखो ना, आप ज़रा हाईलाइट कर दिया करें, उससे ये एडवांटेज आपको होगा, ये फ़ायदा होगा कि आपका
क्वेश्चन ज़रा जब चेक करने में भी क्या होता है, बिल्कुल ज़रा खूबसूरत सा लगता है, वाज़ेह चीज़ें हो जाती हैं आपकी फाइंडिंग। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये फाइंडिंग है मेरी। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या बताया था कि पैरेलल साइड या आप उसे कहें अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, पी क्यू एम एन के इक्वल होना चाहिए। मैंने शुरू में बताया था, आ गया ना, पी क्यू √70, एम एन √70, दोनों 70 में लिख दो। ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू भी लिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया √70 और ये भी मेरे पास क्या आ गया √70, दोनों साइडें इक्वल आ गई। पहले मसला हमारा हल हो गया। अब हमने क्या करना है, पी एन और क्यू एम को फाइंड करना है, ये भी इक्वल आनी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले एन पी या पी एन जो भी आप पार्ट रखें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले पी, देखो पी मेरे पास आ गया, पी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 और -3 है। पी और एन की वैल्यू मेरे पास है जी, वेयर इज एन, ये है मेरे पास -5 और क्या है 3 है। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट में डाल दूंगा। और इधर मैं इसी तरह पिछले की तरह यहाँ लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2। बस हम ये वैल्यू में फार्मूले में पुट करता जाऊँगा। अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, पी एन फाइंड कर दूँ, यहाँ में साथ पी एन भी लिख लेता हूँ। यस पी एन। x2 मेरे पास क्या है -5, x1 क्या है 1 का स्क्वायर, y2 क्या है y2 3 है, देखो 3 मैंने पुट कर दिया, माइनस y1 क्या है -3, अगेन दो साइन माइनस के आ गए, ये वाला साइन और ये वाला साइन आपस में प्लस हो गया और ऊपर क्या आ गया इसके स्क्वायर रूट। इसी तरह आपने इसके डालते जाना है, -6 और -5 और -1 -6 का हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो ये कि जो दोनों साइन एक वैल्यू के साथ सेम साइन हो तो वो ऐड होता है, लाइक साइन है। -5 और -1 दोनों मिल के -6 बन गए हैं। ये ना हो कि -4 लिखो। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, जब हम पेपर चेक करते हैं ये मेजर मिस्टेक होती है, मतलब मेजर से मुराद ये कॉमन मिस्टेक होती हैं। अक्सर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं उनमें से कि यहाँ पर उन्होंने -4 लिखा होता है, या फिर एक और इसमें क्या मिस्टेक होती है कि माइनस वो करते तो प्लस हैं, माइनस प्लस कहते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि यहाँ साइन क्या डाल देते हैं प्लस का। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेन कर दूँ, ये जो माइनस और ये जो माइनस आपस में प्लस हुआ है, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हुए हैं, यानी -3 ये यूं लिखा हुआ था ना, यानी कि ये वाला माइनस साइन है और ये वाला -3 है, ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। जब भी साइन आपस में -3 क्या हो गया, -3 हो गया, ये साइन मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही, यहाँ पर साइन आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यानी नंबर दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आपने इस चीज़ों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस प्लस हुए और साइन माइनस के रहेगा, क्योंकि दोनों लाइक साइन वाली टर्म थी मिलकर एक बन गई हैं। -5 -1 माइनस, यानी कि माइनस के 6 नंबर हो गए। अब ये दोनों 9 3 + 3 सॉरी 3 + 3 क्या हो गया 6 हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया, 3 + 3 6 हो गए। अब देखो 6 का जब मैं स्क्वायर लूँगा मेरे पास कितना आ जाएगा 36, इसका मैं 6 लूँगा तो 36। अब अगेन ये वाला जो माइनस का साइन है ऊपर इवन पावर होने की वजह से साइन खत्म हुआ है, प्लस हुआ है, तो मेरे पास कितना आ गया 72 आ गया मेरे पास। P और N मेरे पास क्या आ गया है 72 आ गए। और इसको तो मैंने दूसरे से हाईलाइट कर दिया, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उसी चीज़ को कर देता हूँ ताकि बाद में चलो Pn = √72। और अब मैं इसको दूसरे मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ, जो मेरी थर्ड फाइंडिंग है, तीसरी चीज़ मैंने फाइंड कर लिया। अब देखो ये तीसरी 72 मेरे पास कौन सी है, Pn, मैं यहाँ लिख देता हूँ 72, और देखो ये थोड़ी सी उनसे डिफरेंट आई है। अब मैं चलता हूँ अपनी चौथी फाइंडिंग की तरफ, वो मेरे पास क्या है जी, Pn फाइंड करें Qm। अब मैं Qm फाइंड करता हूँ, तो Q मैं यहाँ पे लिख लूँगा, Q मेरे पास वेयर इज Q मेरे पास ये है 5 और -2 है। Q के बाद दूसरा मैंने फाइंड करना है Q, और M फाइंड करना है, तो M की मेरी वैल्यू -1 और
अब 4 है। अगेन मैं यही काम करूँगा, मार्कर मेरे हाथ में है, मैं यहाँ लिख दूँगा x1 y1 x2 y2, और मैं अब यहाँ पे लिख दूँगा फार्मूला लिख दूँगा, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। x2 मेरे पास क्या है -1, x1 मेरे पास क्या है 5, तो -5 ऊपर होल स्क्वायर आ गया। y2 मेरे पास क्या है जी 4 है, मैंने y2 4 लिख लिया, माइनस y1 क्या है -2 है, अगेन साइन रिपीट हो रहा है, ये वाला माइनस और इसके साथ जो माइनस है वो आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए, और क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया, और ऊपर उसके स्क्वायर आ गया। और मेरे पास ये क्या है Q और M है, Q और M है, ये Q M है, Q M आ गया मेरे पास जी -6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 6 6 36, जब 36 को 36 में मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 72। अगेन मैं इसको फोर्थ फाइंडिंग मेरी आ गई जी, जो कि मैंने इस साइडों को इक्वल करना था, मेरे पास क्या आ गया जी 72 आ गया। अब अगर देखें जो जहाँ क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको क्या कहा था कि पहले तो ये आपने प्रूव करना है कि अपोजिट पैरेलल साइड जो है इक्वल इन लेंथ है। देखो ये वाली साइड के सामने वाली ये साइड है और आपस में पैरेलल है, ये भी 17 और ये भी √17 आ गई। इसी तरह दूसरी फिर ये वाली दो साइडें पैरेलल है, ये वाली साइड आपस में अपोजिट एंड पैरेलल है, ये भी 72 और ये भी 72, तो ये तो हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। जब हमें कोई क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना रेक्टेंगल का, कि वो क्वेश्चन सामने वो कहते हैं कि ये प्रूव करें कि ये रेक्टेंगल है या नहीं, तो यहाँ तक क्वेश्चन सेम आता है। रेक्टेंगल में भी हम यही चीज़ें सॉल्व करते हैं, उसमें भी अपोजिट साइड इक्वल आती हैं, लेकिन लास्ट में इससे आगे थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का। ये रेक्टेंगल को मैं अभी कराऊंगा तो इंशाल्लाह पैरेललोग्राम को मैं करा रहा हूँ, रेक्टेंगल का क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, तो ये सारा प्रोसीजर मैं उसमें भी करूँगा, उसके बाद में यहाँ पे। अच्छा, पैरेललोग्राम का मैंने आपको कहा था कि जो है ना मेरे पास इसके डायगोनल इक्वल नहीं आने चाहिए, तो उसको इस तरह भी समझ सकते हैं। डायगोनल इक्वल के अलावा ये होता है कि रेक्टेंगल में ये चीज़ होती है कि ये जो साइड है ना, आप मेरे पास मैं पहले फाइंड करूंगा, अब एक डायगोनल में फाइंड करूंगा, वो डायगोनल क्या मैं फाइंड करूंगा, मैं ये डायगोनल फाइंड करूंगा, ये से डायगोनल कहते हैं। मैंने एन और क्यू फाइंड करना है, एन और क्यू का मैंने डायगोनल फाइंड करना है। अब देखो मैं यहाँ पे एन लिख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला एन और क्यू वाला एन मेरे पास है जी -5 है और 3 है, और क्यू मेरे पास है वेयर इज क्यू 5 और 2 है, 5 और -2 है। अब मैंने ना एन और क्यू फाइंड करता हूँ और उसके बाद मैं आगे कहानी आपको बताता हूँ कि वो क्या। चले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी तरह x2 मैं ऊपर फिर लिख लूँ ताकि बाद में आपको मसला ना, x1 y1 x2 y2, x2 मेरे पास 5 है और x1 क्या है -5 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, y2 -2 है, माइनस y1 क्या है 3 है, ये 5 और 5 10 का स्क्वायर, -3 -2 -5 का स्क्वायर। अब मेरे पास जो आ रहा है ना, यहाँ पर मैं इसको इधर आगे ले जाता हूँ और मैं क्या ये फाइंड कर रहा हूँ, ये मैं फाइंड कर रहा हूँ एन और क्यू फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, क्यू और एन है, ये एम नहीं, ये एन है, क्यू और एन है, सॉरी एन क्यू, एन और क्यू, एन और क्यू इक्वल भी आप डाल दो, बार बार ना लिखो, ये तो मैं आपको समझाने की ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और क्यू और एन जो मेरे पास आ गया है जी, वो ये क्यू और एन लिखा हुआ है, ये क्यू और एन है, क्यू और एन जो है मेरे पास आ गया जी। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 125 मेरे पास क्या आ गया,
ये आ गया मेरे पास क्यू एन आ गया, ये कंडीशन है। अब मेरे पास जो लास्ट में मैंने चीज़ बतानी है ना, क्यू एन। अब ये जो दो छोटी साइड होती है ना, यानी कि ये वाली साइड, इससे परपेंडिकुलर आप कंसीडर करो, इसे बेस कंसीडर करो। अब इन दोनों का आपने स्केयर लेना है। अब दोनों का जब स्केयर लो तो वही आंसर आना चाहिए जो हाइपोटेन्यूज के स्केयर के। कैसे? जगह क्योंकि वहाँ पे मेरे पास कम है, अब मुझे ये चीज़ रेज करनी पड़ेगी। अभी मैं ज़रा साइड पे हूँ, आप ऐसा करें कि इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पास कर लें और ये वाला पोर्शन उतार लें, ताकि जब मैं इसको रेज कर दूँ तो आपको क्वेश्चन में मसला ना हो। आई होप कि आपने वीडियो पास करके ये वाली चीज़ जो है उतार ली होगी। तो अब मैं एक और चीज़ लास्ट में जो बतानी है वो क्या बतानी है, वो ये बतानी है कि मैं अगर मेरा जो है n और p का स्केयर प्लस p और q का स्केयर जो है वो इक्वल आना चाहिए n और q के स्केयर के। ये इक्वल आना चाहिए। अगर तो ये का इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये फिर पैरेललोग्राम नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं ना आए, इज नॉट इक्वल टू, तो फिर पैरेललोग्राम है। तो क्योंकि उसने मुझे कहा है कि प्रूव करें कि ये वर्टेक्स पैरेललोग्राम के, तो इसलिए मेरा ये इक्वल नहीं आना चाहिए। तो देखो मैं NP का क्या है, मेरे पास जो NP है, वेयर इज NP, ये P एन NP का मेरे पास ये वाला है √72। ये देखो इसमें मैंने पुट कर दिया √72 का स्केयर। अब पी क्यू भी मैंने फाइंड किया हुआ था, P और Q, बल्कि हाँ मैंने साथ लिखा हुआ P Q मेरे पास क्या है √17 है। तो √17 का देखो मेरे पास स्केयर आ गया और इज़ नॉट इक्वल टू n और Q। मेरे पास n और Q कितना है 125। अब 125 का भी मैंने स्केयर ले लिया। अब देखो इसका स्केयर से स्केयर रूट काट दो। 72 प्लस 17 इज नॉट इक्वल टू 125। अब मेरे पास 89, 7 में 2 ऐड किए 9, 1 प्लस 8 9 इज नॉट इक्वल टू 125 आ गए। ठीक है, तो मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि ये इक्वल नहीं है। अच्छा, जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है कि इन दो साइडों का स्केयर लेते हैं तो तीसरी जो हाइपोटेन्यूज होता है उसके स्केयर के ये इक्वल आ जाता है। तो वो तो वो फिर रेक्टेंगल होगी। बस यही थोड़ा सा बुनियादी फर्क है इन दोनों चीज़ों में। तो ये जो मेरे पास आ गया है क्वेश्चन 89 और 125 इज नॉट इक्वल टू, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह मैं कहूँगा हेंस इट इज प्रूव्ड दैट गिवन vertices, जो given vertices are the vertices of a parallelogram graph। तो इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन जो है हो गया है हमारा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के जो पेपर हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आई होप कि आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप कमेंट में अपना जो है सवाल छोड़ सकते हैं, उसको इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का जो आंसर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये है कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।